KNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। नाजरीन, आज जिस शख्सियत से हम जुड़े हैं ये अपनी एक ज़ात रखते हैं, एहसास रखते हैं और काम इतना कर चुके हैं कि आज हर एक के नज़रों में मौजूद हैं। मैं इनके बारे में क्या बता दूं, लेकिन थोड़ा सा ये जो बताना है ये है मिस्टर गुलाम हसन मीर साहब हमारे साथ, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के और फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लॉ, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, एंड आई हैव सीन हिम मूविंग लाइक एनीथिंग ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ मिनिस्टरशिप्स। तो आज हम इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है सर। आज हमें मौका मिला आपसे बात करने का। आज हम जानना चाहेंगे ये जो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी का स्टैंड 4 साल से ये मौजूद है, आप एज सीनियर प्रेसिडेंट इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए, पहले हम देखें अपनी पार्टी कब बनी, क्यों बनी। आप वो अहाता कर लीजिए जब आर्टिकल 370 रिमूव हो गया। एग्जैक्टली। वादी के क्या हालात हुए, लोग घरों में बंद थे, बिजनेस ठप था, फ्रूट ग्रोवर्स का माल तैयार था लेकिन रुका पड़ा था। नौजवान वादी के बाहर मुल्क की दूसरी रियासतों में बंद थे, पेरेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं था, अता पता नहीं था, मुलाकात का सवाल ही नहीं था। ट्रेडर्स का बिजनेस ठप हो चुका था, जहनों में परेशानी छाई हुई थी, एक तनाव का आलम था। आर्टिकल 370 चला गया, अब डेमोग्राफिक चेंज होगी, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ बसेंगे, नौकरियाँ चली गई, ज़मीनें चली गई। इस वक्त यहाँ के मैक्सिमम पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स नज़रबंद थे, या घरों में मुकीम थे या गेस्ट हाउसों में कुछ थे, मगर बंद ही थे। आफ्ताब साहब भी नज़रबंद थे, मैं भी नज़रबंद था, हमारे जो दूसरे साथी थे उनमें भी कई जेलों में थे, कई हाउसर्स थे। जब कुछ टाइम गुजरा तो हम छूटे। आफ्ताब साहब की एक खुसूसियत है, इसको क्रॉस सेक्शन में इंटरेक्शन है, तो हम मिले। हमने सोचा क्या हमें भी चुप साथ लेनी है, या जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को बेबस समझ रहे, क्या इनको इस वक्त नुमाइंदगी देने की ज़रूरत है, क्या इनको दिशा देने की ज़रूरत है, क्या इनको रोशनी देने की ज़रूरत है, और इस अंधेरे से इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्या। तो हमने फैसला किया, कोई हमें क्या कहे क्या न कहे, हम अंधेरे में और रोशनी पैदा करके लोगों को इस मुसीबत से निकालेंगे। अपनी पार्टी को ये फक्र है, जो कदम हमने उस वक्त किया था यह अप्रोप्रिएट टाइम था, और जम्मू कश्मीर में एक हिस्टोरिकल कदम था, और लोगों को सही दिशा में लेने का एक बेहतरीन कदम था, और लोगों को मुसीबत से निकालने का कदम था। हमने अपनी पार्टी 20 मार्च को बनाई, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले। पहला कदम, पहला बात जो प्राइम मिनिस्टर हुई वो ये थी कि आप आर्टिकल 370 लेना चाहते थे, लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि आप वहाँ डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त अपने ऑफिस से यह ऐलाननामा किया कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें अपने लोग हैं, वहाँ कोई यहाँ का नहीं जाएगा, वो शांत रहे। एक रिलीफ मिला, जख्मों पर मरहम मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 35 के रिमूवल से, चूंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ के लोग बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर न डेवलप होने की वजह से हमारे पढ़े लिखे बच्चों की सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ नजर रहती है। तो जब आर्टिकल 35 हुआ तो ये कंपटीशन पड़ा सारी कंट्री में। अगर आपको याद होगा उस वक्त पहले ये हाई कोर्ट से कुछ वैकेंसीज निकली थी क्लास 4 में, बिहार वालों ने उसके लिए अप्लाई किया। तो हमने जब ये बात की तो नया डोमिसाइल ला दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। जो भी सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर की हैं, ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। जमीनों के बारे में खतरा था, डोमिसाइल ला आया, सारी ज़राई ज़मीन जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग ही बाहरी तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या
उस वक्त उठने की जरूरत नहीं थी। जब हम उठे, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ नहीं दिया? एक तरफ से जो जख्म जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा था आर्टिकल 370 और 35 लेने से, उनको एक मरहम दिया, यह अपनी पार्टी ने किया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तब मुमकिन हुआ जब हमने वक्त की सरकार के साथ बात की। ये इनको गलत लगा। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इन्हें कभी कुछ अच्छा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया? अपनी पार्टी और उसकी लीडरशिप को यह है जो हमसे छीना गया था उसका मदावा किया, उसका तदारुक किया। मैं इनसे बताता हूं, ये जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने यहां चलाई महज रायशुमारी का नारा दिया, फिर महज रायशुमारी का नारा खत्म किया। होता रहता है, नेगोशिएशंस होती हैं। उस अकॉर्ड, शेख साहब और इंदिरा जी के अकॉर्ड में क्या मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को? शेख साहब को हुक्म। क्या उस वक्त जो टेम्पोररी प्रोविजन लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370, इसको खत्म करा देते? कहते उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया, हमसे जो छीना गया हमने उसका इलाज कराया। वो अपना रिकॉर्ड दिखाए। फारूक राजीव अकॉर्ड हुआ, क्या हुआ उस फारूक राजीव अकॉर्ड में? रीगन यहाँ इलेक्शन 87 की, जिससे हमको मिलिटेंसी मिली, जिससे यहाँ तत्वगारत हुई, यह राजू अकॉर्ड का। यह बताइए दिया क्या? रहा सवाल बीजेपी की मुखालफत करना, इसमें दो राय नहीं। बीजेपी ने जो आर्टिकल 370 यहाँ से हटाया, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बड़ा दुख लगता है बड़ा दुख। लेकिन इसमें जहां हम बीजेपी को दोषी ठहराते हैं, कांग्रेस कम नहीं। बात सुनिए, कांग्रेस कम नहीं। मुझे बताइए, जब आर्टिकल 370 था, यहाँ आपका प्राइम मिनिस्टर होता था, यहाँ आपका सदर रियासत होता था, आपका इलेक्शन कमीशन होता था, आपकी जुडिशरी आप अपॉइंट करती थी। ये सारा किसने छीना था? कांग्रेस ने। फिर क्या रहा था? ढांचा। बीजेपी ने उस ढांचे को दफन किया। अब जब ये खत्म किया बीजेपी ने, जिसको हम इस पे कोसते हैं, उसमें देखिए हर पार्टी का रोल। जो इंडिया अलायंस में आपकी कौन सी पार्टी? केजरीवाल जी है। केजरीवाल ने डायरेक्टली अपोज किया आर्टिकल 370 को। इसमें शिवसेना है। शिवसेना ने क्या कहा आर्टिकल 370 के बारे में? इसके साथ कांग्रेस है। कांग्रेस ने क्या, उस वक्त मेजॉरिटी थी कांग्रेस की अपर हाउस में, अगर उन्होंने फुट डाउन किया होता शायद आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ होता। इसका जवाब दे हमारे लिए। जब मैं ये कहता हूं, हमारे लिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, एनडीए हो, जब जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला होता है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इसमें हमारे लिए कोई फर्क नहीं। रहा सवाल अब जब आप बी टीम की बात करते हैं, सी टीम की, हम जब कहते हैं हम उठे, लोगों के लिए उठे और लोगों को राहत पहुंचाया, ताकत पहुंचाए। अब की बार भी मेरा चैलेंज है इंडिया अलायंस, आप क्या करने जा रहे हैं इंडियन अलायंस के साथ? आपने देखा आर्टिकल 370 के बारे में, ये बीजेपी से कम नहीं है। अब की सवाल अब लोगों के फ्यूचर का सवाल है। फ्यूचर के बारे में आप जवाब दें इंडिया अलायंस वालों। हम स्टेटहुड चाहते हैं, आप भी कहते हो स्टेटहुड, ठीक है। हम इलेक्शन चाहते हैं, आप भी कहते हैं इलेक्शन है, हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ का नौजवान चाहता है आप सपा खत्म हो, मुझे आजादी से सांस लेने दो। करे को इंडियन अलायंस बात करता है कोई बात? यहाँ हम चाहते हैं, यहाँ एक्सेस में आर्मी है, आर्मी को विड्रॉ कीजिए, कोई करता है? बीजेपी कहता है हम अब सपा हटाए, बीजेपी कहते हैं हम आर्मी विड्रॉ करें। अब इंडियन अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए या हमें सपोर्ट करना चाहिए? अगर हम बीजेपी को करना भी पड़े इस सिलसिले में, शायद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट इशू है। सो अगर बीजेपी ये करती है, वी विल बी वेलकमिंग इट, वी आर फॉर इट। यह सवाल उठता है, क्या हमें जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं,
उनके लिए सपोर्ट देना है या अपनी सरकार चलाने के लिए या खुद पावर में आने के लिए? अपनी पार्टी स्टैंड्स फॉर पीपल, विल वर्क फॉर द पीपल। उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई बी टीम कहे, सी टीम कहे, इट इज इमेटेरियल। अलायंसेस कंट्री में होती है। यही मुझे बता, शिवसेना के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा, यह कौन पाक रिश्ता है? इसमें कौन सी पार्टी है? इनको देखो, इन्होंने क्या है, 200 पहले से जब इन्होंने बीजेपी के साथ, मुझे बता, कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने कहा हमें फख्र है कि हम वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। बड़ी अच्छी बात है। उसी के साथ आप देखते बीजेपी का आर्टिकल ऑफ फेथ वाजपेयी साहब का क्या था, हमें आर्टिकल 370 हटाना। और हमारा एनसी का लीडर जो ये कहता है कि आर्टिकल 370 इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये कहता है मुझे फख्र है उस शख्स के साथ हुकूमत करने का जो इसके खिलाफ था। आज आर्टिकल 370 हटाने बचाने की बात नहीं है, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत दिलाने की बात है। वो राहत कौन दे सकता है? जो जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत दे सकता है उसके साथ अपनी पार्टी खड़ी। जम्मू कश्मीर में इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है। अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लीजिए, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की ये खुसूसियत है, ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हाईएस्ट एजुकेशन देखते हैं, अपनी हर चीज दाव पर लगा देती है, लेकिन फिर उनको जब जॉब नहीं मिलती है वो जाते हैं बेचारे ड्रग की तरफ। इनको बचाना है, अपनी पार्टी का मिशन है। क्या हम नौजवानों में जिंदा रहने की चाहत पैदा करना चाहते हैं, उनमें जिंदा न रहने की ख्वाहिश को खत्म करना है, क्योंकि हम उनको ये ताबनाक मुस्तकबल देने की बात करते हैं। जब हम ये बात करते हैं, इसके लिए देखना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पीस की जरूरत है। यहाँ नौजवानों के जहनों में ये बात बिठाई गई है, अमन आपका दुश्मन है। अपनी पार्टी कहते हैं अमन नौजवानों के लिए जरूरी है, और वायलेंस जो है वो हमारी दुश्मन है हमारी नौजवानों के लिए। इसके बाद हमने एक ऐसा माहौल पैदा किया, सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट को दावत देते हैं, सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट को चाहते हैं। हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर हमारा वो कहीं जाता है, वो वकालत करता है इंडिया में इन्वेस्ट करने की। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट की वकालत करता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट की वकालत करता है। जापान का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट की वकालत करता है। एक कश्मीरी के जहन को इस तरह से तैयार किया गया है, उसको लगता है अगर इन्वेस्टमेंट हो गई मैं खत्म हो गया। इस डकोसले को खत्म करना है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगी, तरक्की नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी। ये जो नेगेटिव परसेप्शन जिन्होंने क्रिएट की है, यहाँ बड़ा जहाद है अपनी पार्टी के लिए नेगेटिव परसेप्शन को दूर करना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है, हम ये वाज़ह कर देना चाहते हैं, जो नैरेटिव्स इन्होंने क्रिएट किए, कभी आज़ादी का नैरेटिव किया, कभी ऑटोनॉमी का नैरेटिव क्रिएट किया, कभी आर्टिकल 370 बचाने का नैरेटिव किया, कभी सेल्फ रूल का नैरेटिव किया। ये डकोसले अचीवेबल नहीं है। अपनी पार्टी लोगों को बताना चाहती है कि हम वो नैरेटिव डेवलप करेंगे जिसमें आपकी खुशहाली हो, तरक्की हो, और वो नैरेटिव डेवलप करेंगे जो अचीवेबल होगा और जिससे यहाँ की तरक्की होगी। वही अपनी पार्टी का मिशन है। शुक्रिया। गोया कि हम यही कहेंगे कि जो साफ गोई होनी चाहिए अवाम के बीच, वो अपनी पार्टी लेकर आई है। बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं आगाज में आना चाहता हूँ, जो जहाँ पे आपने डेमोग्राफिक ये जो चेंजेस की बात की, वहाँ आपने कहा कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द इशू विद द प्राइम मिनिस्टर एंड इट विल नॉट हैपन। आर यू श्योर? वह श्योर कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर को ही बात की, फिर किसकी बात पे आप एतबार करेंगे? नहीं, वही देखिए यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है। इन्होंने हमेशा कोशिश की जो भी इस मरकज में सरकार हो उसके खिलाफ बोलने की। एक नफरत का माहौल कंट्री और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान। यही लोग हैं ना जिन्होंने जब कांग्रेस बरस इक़्तिदार थी, तो उस वक्त इनको कहा ये गंदी नाली की कीड़े,
उनसे हाथ मिलाना जिसने किया उसका जनाजा मत पढ़ो, रिश्ते तुड़वा दिए। जब उन्होंने इनको हुकूमत दे दी, ये प्यारे हो गए, ये दूध के दुल्हे हो गए। जो इनके साथ हाथ मिलाए वो अच्छा, अगर वो किसी और के साथ मिलाएंगे, जब ये बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तो फिर अच्छी बीजेपी, फिर वो शख्स, अरे वो बीजेपी पार्टी, उसका मिशन एक, उसका काम एक, फिर उसने इंसानियत की बात की, ये तरक्की की बात करता है, इसने कहा कश्मीर दुश्मनी की बात की। मैं बताना चाहता हूँ, इससे जो डेवलपमेंट, मसला यहाँ टूरिज्म देख लें, टूरिज्म दिया इन्होंने। हाँ, मैं बीजेपी को जहां इस चीज का जिम्मेदार ठहराता हूं कि उन्होंने आर्टिकल 370 को अब्रॉगेट किया, वहां उन्होंने दूसरी बात भी की, स्टेट के 2 टुकड़े किए। इतना ही नहीं, स्टेट को हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया। इतना ही नहीं, यहां लोगों को डिसएम्पावर करके रखा, इलेक्शंस नहीं करा। लेकिन हमारा मानना है ये चीजें वापस कौन दे सकता है? ये तो यही दे सकता है जो इन्हीं के साथ बात करनी है। ये पाकिस्तान नहीं दे सकता, ये अमेरिका नहीं दे सकता, ये चाइना नहीं दे सकता, ये रशिया किसी को ये बुरा लगे उनसे बात करना। लेकिन जब हमें ये चीजें जरूरत है, हमें ये चीजें उन्हीं के साथ होना है, उन्हीं से हासिल करने। हम we may not have maybe having personal affection with them, हमें उनके साथ जाती ताल्लुकात, जाती पसंद नापसंद अलग, लेकिन जब whosoever is in power we have to look। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक मिसाल देना चाहता हूँ। बीजेपी बरसर इकदार है उड़ीसा में, पावरफुल लीडर है पटनायक जी, वो टोटल इलेक्शन अलहदा तौर लड़ता है। लेकिन जब मरकज में कोई सरकार आती है, he makes friendly relations with them। क्यों? लड़ना क्या है, उसको स्टेट की तरक्की है। यहाँ इन्होंने नाराबाजियां की हैं हमेशा, एंटी सेंटर यहाँ के नौजवानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, जिससे इनकी कुर्सी पकी रहती। इनके अकॉर्ड्स लीजिए, कोई भी अकॉर्ड इनका लीजिए, उसमें सिर्फ कुर्सी की बात, अपनी कुर्सी की बात, जम्मू कश्मीर के फायदे की एक बात। मतलब यहाँ पावर क्राइसिस है, आपके जहनों में भी होगा, एनएचपीसी ने लूट की है, एनएचपीसी ने खाया, ये इन लोगों की दलील है। एग्रीमेंट्स भी इन्होंने ही कराए, फिर भी यही मुखालिफ, यही कहते हैं कि 20,000 मेगावाट हमारा पोटेंशियल है। अगर इन्होंने लड़ा नहीं होता, ये अकॉर्ड्स जब किए थे उस वक्त फंडिंग लाई होती, ये 20,000 पोटेंशियल अगर हम एनएचपीसी के जरिए ही एक्सप्लोर करेंगे, आपको 3-4 हजार मेगावाट फ्री में मिलता, तो यहाँ न पावर क्राइसिस होती, न मसला होता, न कुछ होता, इन्वेस्टमेंट होती। यानी कि गलत पॉलिसियों ने गलत कर। इस वक्त मैं आपकी वसात इस सरकार को भी बताना चाहता हूँ, इस वक्त आपने एक तरफ से ये दे दी एमनेस्टी बिजली की, दूसरी तरफ से पावर टैरिफ कितना बढ़ा रहे हो, ये अन्याय है, ये जुल्म है, ये नहीं होगा। मैं आपकी तरफ से लोगों को बताना चाहता हूं, अगर अपनी पार्टी बरसरदार आई, एक तो मैं आपको बताता हूं, विद इन 5 years टाइम जम्मू कश्मीर विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन पावर। दूसरा, जब तक वो हो जाएगा तब तक यू फाइंड विंटर में हम कश्मीर के लोगों को 500 यूनिट फ्री फराहम करेंगे, जम्मू में विंटर के लिए 300 यूनिट, यहाँ गर्मियों में 300 यूनिट और जम्मू में 500 यूनिट फ्री कराएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी हम करेंगे, उनकी मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, उनके तरक्की के मराहिल की वकालत करेंगे। दिस इज द एम्बिशन ऑफ आपकी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स होप दैट अपनी पार्टी स्टैंड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। इंशाल्लाह ताला जैसे आपके साथ हम गुफ्तगू शरीक हुए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसे आपने वादे किए या आवाम की ये जो एक दर्द लिए फिर रहे हैं आप, मुझे उम्मीद है कि इस पे उतर आएगी आपकी पार्टी भी, और लोग भी राहत महसूस करेंगे। जैसे पावर क्राइसिस पे आपने बात की, जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस की बात की, तो इंशाल्लाह लेट्स होप दैट अपनी पार्टी कम्स इनटू somewhere and sees the wounds and heals the wounds rather in the long run, inshallah.